प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। माह सितंबर के आगाज के बीच प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 के अंतर्गत शनिवार के लॉकडाउन को घटाने के साथ साथ कार्यालयों व दुकानों के समय में भी परिवर्तन कर कोरोना के कहर के डर को खत्म करने का प्रयास शुरू किया है। अब प्रतिष्ठान, दुकान सोमवार से शनिवार तक यानी कुल 6 दिनों तक लगातार खुल सकेंगे, वह भी 9 to 9 यानी सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। शासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद में शनिवार की बंदी को खत्म करते हुए सोमवार से शनिवार तक सभी प्रतिष्ठानों को 9 to 9 खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। एबीसी चैनल के जरिए उन्होंने लोगों के बीच उत्पन्न हुई वह अपोह की स्थिति को क्लियर करते हुए स्पष्ट किया है कि शनिवार को सभी प्रतिष्ठान अब खुल सकेंगे। सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिष्ठानों को खोले रखने की अनुमति अनुमन्य कर दी गई है। अनलॉक 4 के तहत नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। एक जो मेजर चेंज है वो ये है कि शनिवार को, पहले साप्ताहिक बंदी शनिवार रविवार को होती थी, अब केवल रविवार तक सीमित है। शनिवार को दुकानें और बाकी कार्यालय जो खुलते हैं नियत समय से खुलेंगे। साथ में ये निर्देश है कि कंटेनमेंट जोन जो है उसमें बंदी जैसे रहती है कंटेनमेंट जोन में रहेगी और बाकी सब जगह कार्य चलेंगे। बट इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जो अनिवार्यता है मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग करने की, वो हर जगह होगा। और साथ में सभी कार्यालय और दुकान सारे जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और अन्य कार्यालय हैं उन सब में कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से जो भी ग्राहक या जो वहाँ पे कार्यरत हैं लोग, कर्मी या फिर बाहर के लोग आते हैं, उन सब का प्रॉपर सैनिटाइजेशन के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा और थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। तो समय की बाध्यता जो थी समय को बढ़ाया गया अभी? जो नई गाइडलाइंस है 9 से 9 तक कार्य खोलने के निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ के सिधाई थाना क्षेत्र के जाफरपुर में मंगलवार को रंजिश को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। आरोप है कि उस दौरान मारपीट कर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जब घायल पक्ष के लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से गांव में तनाव के चलते फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि जाफरपुर गांव निवासी दिनेश सैनी के परिवार से गांव के ही रहने वाले दूसरे वर्ग के लोगों से विवाद चल रहा था। दूसरे वर्ग के लोगों को शक था कि दिनेश का बेटा उनके घर पर पत्थर फेंकता है। इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और आधा दर्जन की संख्या में लोग घर पर चढ़कर दिनेश सैनी की पत्नी दीपा पर हमला बोल दिए। दिनेश के पुत्र संदीप सैनी ने जब मां को बचाने की कोशिश की तो संदीप के सिर पर चाकू से हमला किया गया। जब क्षेत्र के लोग जुटने लगे तो आरोपी धमकी देते हुए निकल लिए। इस दौरान रास्ते में खड़ी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर पर भी पथराव किया गया। वाहन का लड़का जो है हमारे घर आया दोपहरिया में, जो है कहा कि तुम किसी से कोई बात कही हो, तो मैंने कही कि मुझसे क्या मतलब है तुमसे, तुम अपने घर देखो, मैं अपना घर देख रही हूँ।
मुझसे तुमसे क्या मतलब है। तब तक कहा कि जो है गोलुआ बताएगा। मैं जो है कि मेरे बिरादरी का लड़का पिंटू का लड़का है उसके पास गई तो कहा कि मैंने कही क्या रे मैं तुमसे क्या कही हूँ। तब तक कहा कि कुछ नहीं मैं तो नहीं कुछ कहा। बस इतना ही में जो है कि बात विवाद करते करते पाड़े ने मुझे खींच लिया तो मैं भी उसको ढकेली। उसकी माँ आई लेकर के जा रही थी। तब तक जो है उधर से पाँच छः घर के लोगों का सभी लोग मिल करके लाठी डंडा ने जब ये देखा कि जब वाद विवाद होते हुए इसकी सूचना आपने थाने को दी, कोई कार्रवाई हुई? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है मगर साहब लगे हुए हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ सर कि मुलजिम जितने हैं 5-6 घरों को सबको गिरफ्तार कर आपको सकें। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश हमारी उनसे कोई नहीं है सर। संदीप सैनी के घर पे जो है उनकी मां से पहले विवाद किया गया और उसके बाद उनको मारा पीटा गया। फिर उनके बच्चे जो हैं संदीप सैनी वो आए हैं तो उनको भी मारा पीटा गया। उनको घर से बाहर निकाल के घसीटा गया और काफ़ी की संख्या में लोग थे। और इसके बाद ये लोग आक्रामक कब हुए हैं? ये आक्रामक लगभग 12-12:30 बजे जो है पहले इनके घर पे मारपीट हुई। उसके बाद जब इनका लड़का आया है वो भी उसको भी मारे पीटे। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें छत पे से लोग पथराव भी कर रहे हैं जी। वो आप देखें क्या है उसमें, दिख क्या रहा है? मस्जिद पर से वो ऐसा पथराव हुआ है कि पहले ये लोग छोटा मोटा पहले मारपीट शुरू किए हैं। मारपीट करते करते जब 1-2 लोग जो है अगल बगल के जो रहने वाले थे वो जब बीच बचाव करने गए हैं तो वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होने के बाद पूरा ये आक्रामक हो गए हैं और आक्रामक रूप से जो है पथराव करने लगे हैं और फावड़ा और चाकू कई तरह के हथियार भी लेकर दौड़े हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी ने पथराव, छेड़खानी व लूट की घटना से इनकार किया। कहा कि मारपीट हुई है। मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ये सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच कुछ झगड़ा हो गया है, मैं तत्काल मौके पर पहुंचा था और 10 मिनट के अंदर मैं मौके पर पहुंच गया था। वहाँ थाना सिधारी का पुलिस फोर्स भी मौजूद था। जैसा ये बताया जा रहा है उस तरह 2 व्यक्तियों के बीच में आपस का प्रकरण था और कुछ दिनों पहले एक परिवार ने दूसरे पर आरोप लगाया था कि उसके घर के लड़के जो है वो रात को पत्थर फेंक दिया था। उसी संबंध में आपस में कहासुनी हो गई थी और उसके बीच आपस में मार पिटाई हुई। ये पथराव होने की घटना और छेड़छाड़ की घटना जो कि लिखाई गई है बिल्कुल गलत है और जो इस तरह की जो धाराएं हैं जो बढ़ा तड़ा के लूट की और छेड़छाड़ की जो घटनाएं लिखाई गई उनको विवेचना के दौरान उन्हें हटाया गया है और जो सही फैक्ट है उस पर विवेचना की जा रही है और 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। बाकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बुधवार को जिला पूर्ति कार्यालय, फल संरक्षण कार्यालय व जिला उद्यान कार्यालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। कार्यालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। कार्यालय को सैनिटाइज कराने के भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया गया, जिस पर बादामी देवी आपूर्ति निरीक्षक, मीना कुमार लिपिक, प्रेमलता लिपिक, रणजीत मौर्य स्लीपर अनुपस्थित मिले। उक्त अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने के जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला उद्यान कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दिनेश सिंह वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक अनुपस्थित पाए गए। उनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय कराएं। कार्यालय में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति समय से 100% सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर द्वारा कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित नहीं मिला। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद द्वारा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया, जिसमें अभिषेक श्रीवास्तव, ज्योति उपाध्याय, संतोष सरोज, इंद्रावती देवी, सूरज कुमार अनुपस्थित पाए गए।
एसडीओ कार्यालय में सरस्वती सिंह अनुपस्थित मिली। उक्त सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हमारे द्वारा और समस्त एडीएम्स के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण किए गए हैं। उसका मेन उद्देश्य ये है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी टाइमली ऑफिस आ रहे हैं कि नहीं, उसको देखा जा रहा है। और साथ में वहाँ पे कोविड के लिए जो कोविड हेल्प डेस्क और बाकी सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपरली की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये भी उसको देखने का एक कारण है कि उसको देखा जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए। हम डीएसओ कार्यालय में गए थे, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क के लिए सामान तो रखा हुआ था, पर प्रॉपर तरह से बाहर जो टेबल होना चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए, बोर्ड नहीं लगा था, तो उनको निर्देश दिए गए कि बोर्ड लगाए जाएँ। साफ स्वच्छता की थोड़ी कमी थी वहाँ पे, तो उसके लिए उनको कहा गया है कि आज सभी चीज़ों को साफ सफाई करेंगे और परिसर अपने कार्यालय के अंदर रंगाई पुताई करेंगे, जिससे कि एक अच्छा वातावरण वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए हो सके। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के फिनेनी गांव के कोटेदार द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने व विरोध करने पर फायरिंग का मामला वीडियो सामने आने के बाद तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं ग्रामीण कोटे की दुकान को जब्त करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के फिनेनी गांव के कोटेदार ने सोमवार को खाद्यान्न की निकासी कराई थी। पिकअप से खाद्यान्न गोदाम पहुंचा तो आधा उतारने के बाद बाकी खाद्यान्न सीधे बाजार भेजा जा रहा था। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने पिकअप रोक लिया। इसी बात को लेकर कोटेदार रामप्यारे पांडे से विवाद हो गया। तभी कोटेदार पक्ष के कुछ लोग असलहों के साथ आए और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मची अफरा तफरी में पिकअप की चपेट में आकर गांव के ही हंसनाथ पांडे घायल हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने 3 लोगों को पकड़कर उनकी धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। एसडीएम मेहनगर मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मेहनगर थाना क्षेत्र में एक फिनैनी गांव है, वहाँ पर कुछ लोग राशन लेने के लिए आए थे। गांव वालों को ये शक था कि ये राशन जो कोटेदार है ये ब्लैक कर रहा है और वो उसका राशन ब्लैक का राशन लेने के लिए आए हैं। उस पर गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्हें घेरने की कोशिश की। वो लोग गाड़ी लेके भागे हैं और उससे संबंधित एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए और शेष की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। सर, कुछ लोगों के हाथ में अवैध असलहे भी दिखाई दे रहे हैं और देखिए, वो अभी वीडियो मैंने देखा नहीं है, मैं वीडियो देखूंगा। यदि किसी के हाथ में अवैध असला है तो उसकी पहचान करके उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। रोजगार के मुद्दे को लेकर घिरी भाजपा सरकार युवाओं के आक्रोश को कम करने में अब जुट चुकी है। इस क्रम में सरकार के कार्मिकों प्रशिक्षण मंत्रालय ने 20 नए खेलों के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कोटा प्रदान किए जाने का शासनादेश निर्गत कर दिया है। अब 43 खेलों की जगह कुल 63 खेलों के खिलाड़ियों को खेल कोटा के तहत नौकरी मिल सकेगी। इन 20 नए खेलों में पेंचक सिलाट व कराटे खेल को भी शामिल किया गया है। सरकार की घोषणा से पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से खेल व खिलाड़ियों का भविष्य समृद्ध हो सकेगा। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने जितने भी देश में 63 खेलों की लिस्ट निकाली है, जिन्हें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटा के तहत भर्ती किया जाएगा, जिसमें पेंचक सिलाट और कराटे को भी जोड़ा गया है। इस बार लिस्ट में ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसलिए जितने भी पेंचक सिलाट और कराटे के खिलाड़ी हैं वो आज यहाँ पर मिठाइयाँ खिला करके खुशियाँ मना रहे हैं। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे खिलाड़ियों का भविष्य सुधरेगा। अपने भविष्य को लेकर के जो उन्हें चिंताएं थी कि मैं खेल रहा हूं तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आज भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री किरण रिजिजू जी के नेतृत्व में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इसे पूरा करने का कार्य हुआ है। इससे पेंचक सिलाट और कराटे ही नहीं बल्कि देश के सभी खेलों के खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में पूरी तरह से अर्हता रहेगी। जितने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी रहेंगे उनका प्रदर्शन अगर राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा है, तो उन्हें केंद्र सरकार में नौकरी भी मिलेगी और वो अपने खेल में 100% दे पाएंगे बिना अपने भविष्य की चिंता किए हुए।
यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज हम सब यहाँ जुट करके खुशियाँ मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। सरकार के इस नए प्रावधान से खुश पेंचक सिलाट के खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे अपना पूरा ध्यान खेल पर लगा सकेंगे। फॉल हम अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहेंगे। उनकी वजह से हम आज इतने आगे आ चुके हैं और हमें इस बात की खुशी है कि पेंचक सिलाट को अनाउंस कर दिया गया है और जो गवर्नमेंट है उसमें हमें स्पोर्ट्स कोटा से हमें जॉब भी मिलना अब शुरू हो गई है। तो हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है और हमें अपना फ्यूचर का उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा से हमें मिल गया ऑफ़र। पहले दिक्कत ये होती थी कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो या फिर पढ़ ही रहे हैं, और खेलने में ये होता है कि अगर हम खेल रहे हैं तो फिर आगे जाके हमारा फ्यूचर में उतना हमें जॉब नहीं मिल पाती है, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं रहता है। तो मोस्टली लोग नेशनल तक खेल के स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं बिकॉज उनको जॉब नहीं मिलता है, उनके पास वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। बट अब वो चीज़ आ चुकी है तो अब हम स्पोर्ट्स के साथ अपना जॉब भी कर सकते हैं और स्पोर्ट्स में और आगे। कल हमें ये पता चला है कि जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं जो अपना दोनों मतलब स्टडी पे भी और गेम पे 50-50% देते हैं, तो हमें ये कल पता चला कि जो स्पोर्ट्स है उसकी वजह से हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ से ऑफ़र मिला है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब हम अपने स्पोर्ट्स से कर सकते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा हमें बेनिफिट ज़्यादा है दैट वी आर गिव आवर 100% इन स्पोर्ट्स। So we should be make ourselves very strong for the future, that we secure our future, that we have no more problem to face, that we should the student must be face that lots of problem, that we must be do study as well as this game as well as we focus each and everything. But now we are very happy that कि आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि जिसको हम लेकर चल रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बॉक्सिंग, जूडो, सिलाट, पेंचक सिलाट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वो इंडिया खेलो इंडिया में भी अनाउंस हो चुका है और जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो खुशी बस इस बात की है कि अब हमें अपने फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी और हम अपना 100% अपने गेम पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एज़ पर द बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ एज द गिवन द रूल दैट वी मस्ट बी सेव द गर्ल चाइल्ड एज वेल एज we know each and everything that if we join sports we must be secure ourselves and we must be focus each and everything as well as we are very happy that 100% अपना दे रहे हैं हम, तो अपना स्पोर्ट्स भी सिक्योर है, अपना फ्यूचर भी सिक्योर है, जिससे हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निजी विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के शिक्षण शुल्क निर्धारित करने को लेकर बुधवार को अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में भौतिक कक्षा शिक्षण हेतु कराया गया था, किंतु इस समय विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं चलाकर भौतिक कक्षा का शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक व न्यायपूर्ण नहीं है। अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए जा रहे शिक्षण शुल्क का अनुमोदन जिला शुल्क नियामक समिति से कराए बिना ही मनमाने तरीके से शुल्क लिया जा रहा है। इस परिस्थिति में जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं हेतु शुल्क का निर्धारण किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रदेश स्तर के अभिभावक हर जिले में भूख हड़ताल पर जाने वाले थे, किंतु शासन द्वारा एक लेटर आया कि हम लोग फीस का पुनः निर्धारण करेंगे। ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है लेकिन फीस भौतिक कक्षाओं के लिए जा रही है और लॉकडाउन के समयावधि की जो 3 माह की फीस है उसको माफ़ किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों की बंद कर दी गई है उसको पुनः चालू करवाया जाए और बंद करने के लिए आदेशानुसार कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। यह सब मांगों के लेके 5 सूत्री मांग था हम लोगों का, और एक जिला शुल्क नियामक समिति आजमगढ़ को एक हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि ज़िले में निजी विद्यालयों द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं उनका शुल्क भौतिक कक्षाओं की शुल्क के बराबर ही लिया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है और अन्यायपूर्ण है। इसलिए हमने आवेदन दिया है कि जिला शुल्क नियामक समिति पुनः शुल्क का निर्धारण ऑनलाइन क्लास के आधार पर किया जाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को नामित
9 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजम्मिल जाहिद अली ने कहा कि देश नीतियों से चलता है, नेताओं से नहीं। वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार युवाओं की अनदेखी कर रही है। वक्ताओं ने कोरोना काल में प्रतियोगी परीक्षाएं कराए जाने पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि परीक्षाएं निरस्त कर पूर्व की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार मिल सके। यहाँ पर हम लोग AISF की सेंट्रल कमेटी का जो आह्वान है उसके कहने के अनुसार हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जो छात्रों की समस्याएं हैं, परीक्षार्थियों की समस्याएं हैं, प्रतियोगी छात्रों की समस्याएं हैं, उसकी मांगों को लेके, उन सब लोगों की सामुदायिक मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि आए दिन जो तमाम गवर्नमेंट की जो एक रूल है सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आप एक तरह से लोगों को दूर रख रहे हैं, ट्रेनें बंद कर दिए हैं, बसेस बंद कर दिए हैं, सारी सुविधाएं बंद कर दिए हैं और ऊपर से JEE, नेट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम आप ज़बरदस्ती छात्रों से ले रहे हैं। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप दूरी बना कर रखिए, दूसरी तरफ आप सारे संचालन बंद करके आप ज़बरदस्ती एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसके लिए हम छात्र तैयार नहीं हैं। क्योंकि जो लोग इलाहाबाद तैयारी करते थे, लखनऊ तैयारी करते थे, यूनिवर्सिटियों में थे, वो लोग घर आ गए हैं। अब उन्हें फिर वहाँ बुलाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो आएँ, एग्ज़ाम दें और चले जाएँ। और इस तरह से उनके ऊपर भी खतरे हैं, पैसे की भी दिक्कत चल रही है, साधन की भी दिक्कत चल रही है और तमाम वैकेंसियाँ जो पहले से फंसी हैं सरकार उनको क्लियर नहीं कर रही है, नए एग्ज़ाम कराने के लिए प्रेशर बना रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जब पूरे विश्वविद्यालय बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो कुछ दिनों तक एग्ज़ामों को रोक दिया जाए और जो पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो वैकेंसियाँ फंसी हुई जैसे SSC की हैं, रेलवे की कई वैकेंसियों का रिजल्ट नहीं आया है, यूपी पुलिस के कई एग्ज़ाम फंसे हुए हैं, भर्तियों को रोक के रखा गया है। तो इन चीज़ों को क्लियर करे सरकार, इसमें छात्रों को जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का जो काम है, जो आयोग का काम है, जो तमाम बोर्डों का काम है, वह